तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कैरी ऑन नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है और लोग द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया है। 35 मिलियन एक तरह से जो नेटफ्लिक्स फैमिली है उसने इसे देखा है। तो ये एक सुपर डुपर हिट एक तरह से हो चुकी है और नेटफ्लिक्स पर अभी भी प्रेजेंट टाइम पर नंबर 1 पर ट्रेंडिंग पर छाई हुई है। दोस्तों IMDb रेटिंग की बात की जाए तो 6.5 की इसकी 10 IMDb रेटिंग है। तो इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कैरीन एक आगामी अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जैम कोलेटसेरा ने किया है और TJ फिक्समैन ने इसे लिखा है। इस फिल्म में तारोन एगर्टन, सोफिया कार्सन, डैनियल डेडवाइलर और जेसन बेटमैन मुख्य भूमिका में हैं। इसकी कहानी एक युवा TSA अधिकारी पर आधारित है जिसे क्रिसमस के दिन एक आगामी उड़ान में एक खतरनाक पैकेज ले जाने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। कैरीन नेटफ्लिक्स पर 13 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। आधार: एक रहस्यमय यात्री एक युवा TSA अधिकारी एथन कोपेक को ब्लैकमेल करता है ताकि वह एक खतरनाक पैकेज को सुरक्षा जांच से बचाकर क्रिसमस डे की उड़ान में पहुंचा दे। एक ढालना: टेरॉन एगर्टन, एथन कोपेक, जेसन बेटमैन रहस्यमय यात्री के रूप में, लोगन मार्शल ग्रीन एजेंट एलकॉट के रूप में, सोफिया कार्सन, नोरा पेरिसी, डेनियल डेडवाइलर, एलेना कोल के रूप में, थियो रॉसी रहस्यमय चौकीदार के रूप में, डीन नॉरिस, फिल सकोव्स्की, जेसन नोबल के रूप में सिंक्वा वाल्स, जोश ब्रेनर हर्शेल के रूप में एक, कर्टिस कुक लियोनेल विलियम्स के रूप में एक। उत्पादन: जून 2021 में एम्बलिन पार्टनर्स ने स्ट्रीमिंग सेवा के लिए प्रति वर्ष कई फिल्में बनाने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2. कैरीन को मूल रूप से सौदे से आने वाली पहली फिल्म बनाने की योजना थी। पटकथा का पहला मसौदा पूर्व इंसोम्नियाक गेम्स लेखक TJ फिक्समैन द्वारा लिखा गया था। माइकल ग्रीन ने एक और मसौदा लिखा था। 3. केवल फिक्समैन को अंततः पटकथा का श्रेय दिया गया। ग्रीन को ऑफ स्क्रीन अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री क्रेडिट मिला। 4. जुलाई 2022 में यह घोषणा की गई कि टेरॉन एगर्टन को एथन कोपेक की मुख्य भूमिका में अभिनय करने के लिए जोड़ा गया था। 3. अगस्त 2022 में जेसन बेटमैन रहस्यमय यात्री के रूप में एगर्टन के साथ सहाभिनीत फिल्म में शामिल हुए। 5. सोफिया कार्सन और डेनियल डेडवाइलर सितंबर 2022 में कलाकारों में शामिल हुई। 6. थियो रॉसी अक्टूबर 2022 में कलाकारों में शामिल हुए। 7. डीन नॉरिस, लोगान मार्शल ग्रीन और सिनक्वा वाल्स उस महीने के अंत में फिल्म में शामिल होने वाले 8 नए कलाकारों में शामिल थे। 1. $47 मिलियन के अनुमानित बजट पर 8. मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में हुई। 9. मुक्त करना: कैरीन को नेटफ्लिक्स द्वारा 13 दिसंबर 2024 को रिलीज किया जाना तय है। जैम कोलेटसेरा, कैटलन, AWM KUTASR, जन्म 23 मार्च 1974, एक स्पेनिश अमेरिकी फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। उन्होंने हॉरर फिल्म हाउस ऑफ वैक्स 2005, ऑर्फन 2009 और द शैलोज 2016 का निर्देशन किया है। कोलेटसेरा को थ्रिलर फिल्मों अननोन 2011, नॉन स्टॉप 2014, रन ऑल नाइट 2015 और द कम्यूटर 2018 में लियाम नीसन के साथ और ब्लॉकबस्टर फिल्मों जंगल क्रूज 2021 और ब्लैक एडम 2022 में ड्वेन जॉनसन के साथ उनके सहयोग के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन: कोलेटसेरा का जन्म स्पेन के कैटेलोनिया के सेंट इस्कल डे वलाल्टा में हुआ था। 18 साल की उम्र में वे लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया चले गए और कोलंबिया कॉलेज हॉलीवुड में एक संपादक के रूप में काम किया। 1996 में स्नातक होने के बाद उन्होंने प्लेस्टेशन, बडवेजर और वेरिजॉन जैसे ब्रांडों के लिए संगीत वीडियो और टेलीविजन विज्ञापनों का निर्देशन करना शुरू किया। 1. आजीविका: 2005 से 2010। 2005 में कोलेटसेरा को निर्माता जोएल सिल्वर द्वारा अपनी पहली फीचर फिल्म निर्देशित करने का अवसर दिया गया था। फिल्म हाउस ऑफ वैक्स इसी नाम की 1953 की फिल्म की रीमेक थी और इसमें एलिशा कुथबर्ट और चार माइकल मरे ने अभिनय किया था और इसमें पेरिस हिल्टन भी थी। नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के बावजूद यह एक वित्तीय सफलता थी। 2 साल बाद कोलेटसेरा ने गोल 2
लिविंग द ड्रीम का निर्देशन किया, जो गोल फिल्म त्रय की दूसरी फिल्म थी जिसमें मुख्य किरदार स्टार मैक्सिकन फुटबॉलर सैंटियागो मुनेज कुनो बेकर रियल मैड्रिड के लिए खेलने जाता है। कोलेट सेरा ने निर्माता सिल्वर के साथ उनकी तीसरी फिल्म ऑर्फन के लिए फिर से काम किया, जो 2009 की एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है। फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $20 मिलियन के बजट पर लगभग $80 मिलियन की कमाई की। 2011 से 2015। इसके बाद कोलेटसेरा ने 2011 की एक्शन थ्रिलर अननोन का निर्देशन किया, जिसमें लियाम नीसन, डायने क्रूगर, जनवरी जोन्स, एडन क्विन, ब्रूनो गैंज और फ्रैंक लैंगेला ने अभिनय किया था। 3 यह फिल्म डिडियर वान कोवेलार्ट द्वारा 2003 में अंग्रेजी में आउट ऑफ माई हेड के रूप में प्रकाशित फ्रांसीसी उपन्यास पर आधारित है। 4 कोलेटसेरा ने एबीसी पायलट द रिवर के साथ टेलीविजन निर्देशन की शुरुआत की, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लेखक निर्देशक ओरेन पेली का एक हॉरर ड्रामा था। 5 शो को आमतौर पर अनुकूल समीक्षा मिली थी। 6 दिसंबर 2012 में उन्होंने अपनी अगली फिल्म नॉनस्टॉप के लिए फिल्मांकन शुरू किया। 7 जिसमें लियाम नीसन और जूलियन मूर ने अभिनय किया था। 8 कोलेटसेरा ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस ओम्ब्रा फिल्म्स बनाया। स्टूडियो कैनल से मिले पैसे से छोटी कंपनी ने कम बजट की अंग्रेजी भाषा की हॉरर फिल्में बनाने का लक्ष्य रखा, जिसका उद्देश्य उभरते हुए स्पेनिश फिल्म निर्माताओं के करियर को लॉन्च करना था। कोलेटसेरा के प्रोडक्शन पार्टनर जुआन सोला ने डेडलाइन हॉलीवुड को बताया, हमने देखा है कि स्पेन से कितने प्रतिभाशाली निर्देशक निकल रहे हैं, लेकिन उनके लिए फिल्मों में काम पाने के लिए वास्तव में कोई मंच नहीं है। वे जैम को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो वे बनना चाहते हैं, और हमने सोचा एक ऐसी कंपनी के बारे में क्या ख्याल है जो स्पेन और अमेरिका के बीच एक पुल बनाए, जैसा कि ल्यूक बेसन ने फ्रांस में प्रदान किया था। पहले से ही हम पर बमबारी हो रही है और हमें लगता है कि निर्देशकों को ओम्ब्रा एक शानदार मंच मिलेगा। जैम को नई प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करना पसंद है। उद्यम की पहली फिल्म माइंडस्केप थी, जो लोगों की यादों में प्रवेश करने की क्षमता वाले एक व्यक्ति के बारे में एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर थी, जिसमें ताइसा फार्मिगा, मार्क स्ट्रॉन्ग और ब्रायन कॉक्स ने अभिनय किया था। 9 कोलेटसेरा ने फाउंड फुटेज कॉमेडी हॉरर फिल्म हुक्ड अप का कार्यकारी निर्माण किया। 10 जिसे पाब्लो लार्कुएन ने निर्देशित किया था और इसे आईफोन पर शूट किया गया था। 11 2016 वर्तमान कोलेटसेरा ने एंथनी जस्विंस्की की पटकथा से ब्लेक लाइवली अभिनीत 2016 की हॉरर थ्रिलर द शैलोज का निर्देशन और कार्यकारी निर्माण किया। 12 और द कम्यूटर लियाम नीसन अभिनीत एक एक्शन थ्रिलर, जिसे 12 जनवरी 2018 को रिलीज किया गया था, और इसमें वेरा फार्मिगा, सैम नील और एलिजाबेथ मैकगवर्न भी शामिल हैं। 13 कोलेटसेरा ने ड्वेन जॉनसन अभिनीत वॉल्ट डिज्नी कंपनी की जंगल क्रूज के लिए निर्देशक के रूप में काम किया। यह फिल्म डिज्नीलैंड में इसी नाम की सवारी की अवधारणा पर आधारित थी। 14 जून 2019 में कोलेटसेरा ने एडम सटिकील द्वारा लिखित और ड्वेन जॉनसन द्वारा अभिनीत ब्लैक एडम का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। जॉनसन ने हिराम गार्सिया, डैनी गार्सिया, ब्यू फ्लिन और स्कॉट शेल्डन के साथ इस परियोजना पर एक निर्माता के रूप में काम किया। जंगल क्रूज पर अपने काम के बाद कोलेटसेरा निर्देशन के लिए सबसे आगे निकल गए। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, न्यू लाइन सिनेमा, डीसी फिल्म्स, 7 बक्स प्रोडक्शंस और फ्लिन पिक्चर्स कंपनी फिल्म स्टूडियो के बीच सनिर्माण है। 15-16 उत्पादन अप्रैल 2021 में शुरू हुआ। 17 आगामी परियोजनाएं। मार्च 2019 में द रैप ने बताया कि कोलेटसेरा 1981 की फिल्म एस्केप टू विक्ट्री की रीमेक विक्ट्री का निर्देशन करने वाले थे। 18 अगस्त 2021 में कोलेटसेरा ने जंगल क्रूज के सीक्वल का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। 19 कोलेटसेरा नेटफ्लिक्स के लिए एक आगामी थ्रिलर का निर्देशन करने के लिए भी तैयार हैं, जिसका शीर्षक कैरीन है। यह एक टीएसए एजेंट को ब्लैकमेल करके एक खतरनाक पैकेज को उड़ान में चढ़ने देने की कहानी पर आधारित होगा और इसमें टेरॉन एगर्टन और जेसन बेटमैन मुख्य भूमिका में होंगे। 20 फरवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि कोलेटसेरा जेसन ब्लम के ब्लमहाउस प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और डैनियल डेडवाइलर अभिनीत द वुमन इन द यार्ड का निर्देशन करेंगे। यह फिल्म मूल रूप से 10 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली थी, 21 लेकिन मार्च 2024 में रिलीज शेड्यूल से हटा दी गई। 22
व्यक्तिगत जीवन। कोलेट सेरा लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया के हॉलीवुड हिल्स वेस्ट पड़ोस में रहते हैं। टैरोन एगर्टन बटा DRTN/EJRTN, एक जन्म 10 नवंबर 1989, एक वेल्श अभिनेता है। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से स्नातक होने के बाद उन्होंने स्टेज नाटकों में अभिनय किया। एगर्टन को एक्शन कॉमेडी फिल्मों किंग्समैन, द सीक्रेट सर्विस 2014 और किंग्समैन, द गोल्डन सर्कल 2017 में एक जासूस की भूमिका के लिए पहचान मिली। एगर्टन ने कई जीवनी फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिसमें ड्रामा टेस्टामेंट ऑफ यूथ 2014 में सैन्य अधिकारी एडवर्ड ब्रिटेन, स्पोर्ट्स फिल्म एडी द ईगल 2016 में टाइटैनिक स्की जंपर और संगीतमय रॉकेटमैन 2019 में गायक एल्टन जॉन की भूमिका निभाई है। इनमें से आखिरी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिलाया। उन्होंने तब से मिनी सीरीज ब्लैक बर्ड 2022 में जिमी कीन के रूप में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, और बायोपिक टेट्रिस 2023 में हैंक रोजर्स के रूप में। प्रारंभिक जीवन। एगर्टन का जन्म 10 नवंबर 1989 को बिर्केनहेड में हुआ था। 2-3 उनकी मां सामाजिक सेवाओं में काम करती थीं, जबकि उनके पिता लिवरपूल के पास एक बिस्तर और नाश्ता चलाते थे। 4 वे दोनों लिवरपूल के मूल निवासी हैं। 5 उनकी 2 छोटी सौतेली बहनें हैं। 4 हालांकि इंग्लैंड में पैदा हुए, एगर्टन खुद को पूरी तरह से वेल्श मानते हैं और वेल्श और अंग्रेजी दोनों में धारा प्रवाह है। 6-7 एगर्टन के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह 2 साल का था, और बाद में वह अपनी मां के साथ एंगलसी के वेल्श द्वीप पर चला गया, जहां वह प्राथमिक विद्यालय गया। 3-5 जब वह 12 साल का था, तब परिवार एब्रिस्टविथ में स्थानांतरित हो गया। 3 बचपन के दोस्तों को खोने के कारण वह अकेला हो गया। 8 उन्होंने 15 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया। 9 जिसके बारे में उन्होंने बाद में बताया कि यह सामाजिक होने और दोस्त बनाने की कोशिश करने के साथ साथ अभिनय में रुचि रखने के बारे में भी था। 8 उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में भाग लिया, जहां से उन्होंने 2012 में स्नातक किया। 9 आजीविका। प्रारंभिक कार्य और किंग्समैन फिल्में 2012 से 2018। एगर्टन ने 2012 में लंदन के नेशनल थिएटर में नाटक द लास्ट ऑफ द हॉर्समैन के एक स्टेज प्रोडक्शन में प्रदर्शन किया। 10 क्राइम ड्रामा सीरीज लुइस में दिखाई देने के बाद उन्हें 2013 में मैथ्यू वॉन की किंग्समैन, द सीक्रेट सर्विस में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जो मार्क मिलर और डेव गिबन्स की कॉमिक बुक द सीक्रेट सर्विस का एक एक्शन कॉमेडी फिल्म रूपांतरण था। 5-11 उन्होंने 2014 की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म टेस्टामेंट ऑफ यूथ में ब्रिटिश सेना के अधिकारी एडवर्ड ब्रिटेन का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश नवागंतुक के लिए नामांकन मिला। 12-13 किंग्समैन, द सीक्रेट सर्विस 2015 में रिलीज हुई। 14-15 द रैप के लिए लिखते हुए जेम्स रोची ने एगर्टन को एक जासूसी संगठन के लिए भर्ती गैरी एगसी अनविन के रूप में अपनी मुस्कुराहट के पीछे स्मार्टनेस के साथ एक स्वाभाविक रूप से करिश्माई उपस्थिति माना। 16 एगर्टन इस भूमिका के साथ प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे। 5 उन्होंने उसी वर्ष अपराध फिल्म लीजेंड में अभिनय किया। 4 2018 वैश्विक शिक्षा और कौशल फोरम में एगर्टन। 2016 में 69वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में एगर्टन को बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 17 उसी वर्ष उन्होंने इसी नाम की जीवनी संबंधी खेल फिल्म में स्की जंपर एडी द ईगल की भूमिका निभाई और एनिमेटेड म्यूजिकल फिल्म सिंग में एक भावुक गोरिल्ला जॉनी की आवाज दी। 5-18 एगर्टन ने अगले वर्ष रिलीज हुई किंग्समैन, द सीक्रेट सर्विस की सीक्वल फिल्म किंग्समैन, द गोल्डन सर्कल में एक जी की भूमिका को दोहराया। इसे आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। 2018 में उन्होंने क्राइम ड्रामा फिल्म बिलियनेयर बॉयज क्लब में अभिनय किया और एक्शन एडवेंचर फिल्म रॉबिन हुड में शीर्षक चरित्र निभाया। 8 एगर्टन ने बाद में स्पष्ट किया कि रॉबिन हुड वह फिल्म नहीं थी जिसे बनाने के लिए उन्होंने अनुबंध किया था और यह अपना विजन खो चुकी थी। 21 उन्होंने बिलियनेयर बॉयज क्लब और रॉबिन हुड में अपनी भागीदारी का श्रेय मौद्रिक कारणों को दिया। 8 मान्यता 2019 वर्तमान
एगर्टन ने जीवनी संगीतमय फिल्म रॉकेटमैन में गायक एल्टन जॉन की भूमिका निभाई। उन्होंने इस भाग के लिए पियानो बजाना सीखा और फिल्मांकन के दौरान प्रत्येक टेक में लाइव गाया। 9. फिल्म 2019 में रिलीज हुई, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और जॉन के अभिनेता के चित्रण ने प्रशंसा अर्जित की। 22-23 वाशिंगटन पोस्ट की एन हॉर्ने ने कहा कि एगर्टन ने भूमिका में एक स्थिर, विलक्षण करिश्माई बल डाला है, जबकि वैनिटी फेयर के रिचर्ड लॉसन ने उनके चित्रण को सूक्ष्म और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान, जबकि अभी भी ढीला, जोश और चपलता के साथ किया गया, के रूप में वर्णित किया। 24-25 एगर्टन ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 26-27 28 29 उसी वर्ष एगर्टन ने जॉन की आत्मकथा मी का ऑडियोबुक संस्करण सुनाया और दोनों ने कई बार एक साथ मंच पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा 2019 में एगर्टन ने एनिमेटेड सीरीज मूमिन वैली में मूमिनट्रोल और फंतासी सीरीज द डार्क क्रिस्टल एज ऑफ रेसिस्टेंस में रियान की आवाज दी। 32-33 उन्होंने सिंग 2 में जॉनी की भूमिका को दोहराया, जो 2021 में रिलीज हुई। 34 एगर्टन ने माइक बार्टलेट के नाटक कॉक में अभिनय किया। मैरियन इलियट द्वारा निर्देशित और वेस्ट एंड में एम्बेसडर्स थिएटर में आयोजित प्रोडक्शन ने उनके वेस्ट एंड की शुरुआत को चिह्नित किया। 35 मार्च 2022 में प्रदर्शन की पहली रात के दौरान मंच पर बेहोश होने के कारण प्रदर्शन को याद करने और उस महीने के अंत में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के बाद एगर्टन अगले महीने व्यक्तिगत कारणों से बाहर हो गए। 36 37 39 एगर्टन ने मिनी सीरीज ब्लैक बर्ड में अमेरिकी ड्रग डीलर जिमी कीन का कार्यकारी निर्माण और चित्रण किया, जो कीन के संस्मरण इन विद द डेविल का रूपांतरण है। इसका प्रीमियर 2022 में एप्पल टीवी प्लस पर हुआ। 8 श्रृंखला की समीक्षा करते हुए द एवी क्लब की सलोनी गज्जर ने लिखा कि एगर्टन जिमी के द्वंद्व को बखूबी निभाते हैं, जबकि वह अत्यधिक आत्मविश्वास से चुपचाप टूटने की ओर बढ़ते हैं। 40 उन्हें लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड अभिनेता के लिए प्राइमटाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 41 अगले वर्ष एगर्टन ने इसी नाम के वीडियो गेम के बारे में जीवनी फिल्म टेट्रिस में उद्यमी हैंक रोजर्स को चित्रित किया, जिसे एप्पल टीवी प्लस पर भी रिलीज किया गया। 42 एगर्टन अगली बार नेटफ्लिक्स थ्रिलर फिल्म कैरीन। 44 एप्पल टीवी प्लस मिनी सीरीज फायरबग। 45 और क्राइम थ्रिलर फिल्म शी राइड्स शॉटगन में अभिनय करेंगी। 46 सार्वजनिक छवि और व्यक्तिगत जीवन। एगर्टन पश्चिमी लंदन में रहते हैं। 4 वह खुद को एक कामकाजी वर्ग की पृष्ठभूमि से आने वाला बताते हैं। 47 मोटर न्यूरॉन बीमारी के कारण अपनी दादी को खोने के बाद वह मोटर न्यूरॉन रोग एसोसिएशन के राजदूत है। 7 48 अपनी कामुकता के बारे में अटकलों के बाद एगर्टन ने बताया कि अपने समलैंगिक दोस्तों का समर्थन करना एक खुशी की बात है, हालांकि वह खुद समलैंगिक नहीं है। 49 हालांकि एक किशोर के रूप में एगर्टन ने सवाल किया कि क्या वह समलैंगिक थे और उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात को लेकर बहुत घबराहट और परेशानी होती थी कि लोग मुझे कैसे देखेंगे। 50 एगर्टन को 2015 और 2016 में ब्रिटिश जीक्यू द्वारा 50 सर्वश्रेष्ठ कपड़े पहनने वाले ब्रिटिश पुरुषों में से एक नामित किया गया था। टेलीविजन और फिल्म। 2020 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में कार्सन का अभिनय करियर 2014 में शुरू हुआ, जब उन्होंने डिज्नी चैनल की सीरीज ऑस्टिन एंड एली में चेल्सी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। कुछ महीने बाद कार्सन को एमटीवी की सीरीज फेकिंग इट में आवर्ती चरित्र सोलेल के रूप में लिया गया। 2014 में उन्हें डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी डिसेंडेंट्स में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया। 36 जिसमें उन्होंने स्नो व्हाइट की ईविल क्वीन की बेटी एवी की भूमिका निभाई। 37 38 9 जनवरी 2015 को कार्सन को डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी एडवेंचर्स इन बेबीसिटिंग में सहमुख्य भूमिका में लिया गया था। 2016 की शुरुआत में टेलीविजन प्रीमियर के लिए फिल्मांकन वसंत 2015 में शुरू हुआ। 39 मार्च 2016 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि कार्सन ने ए सिंड्रेला स्टोरी सीरीज की चौथी किस्त ए सिंड्रेला स्टोरी इफ द शू फिट्स में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन मिशेल जॉनसन ने किया और डायलन सेलर्स ने इसे डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज किया। 40 41
कार्सन ने 2017 की अगली कड़ी डिसेंडेंट्स 2 में एवी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 42-43, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए इमेजन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 44, कार्सन ने 2018 में फ्रीफॉर्म के फेमस इन लव के दूसरे सीजन में स्लोएन सिल्वर की भूमिका निभाई। 45, जनवरी 2018 में यह घोषणा की गई थी कि कार्सन टेलीविजन श्रृंखला प्रिटी लिटिल लार्स द परफेक्शनिस्ट्स में अभिनय करेंगी। 46-47, एवा जलाली की भूमिका में। 48, इसे मई 2018 में फ्रीफॉर्म द्वारा श्रृंखला में चुना गया और मार्च 2019 में प्रीमियर किया गया। 49-50-51, उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें चॉइस ड्रामा टीवी अभिनेत्री के लिए टीन चॉइस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 52, उन्होंने एक बार फिर फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त डिसेंडेंट्स 3 के लिए एवी की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 2 अगस्त 2019 को हुआ। 53, जुलाई 2019 में यह घोषणा की गई कि कार्सन नेटफ्लिक्स डांस फिल्म फील द बीट में अप्रैल का किरदार निभाएंगी। 54-55, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। 56, 2020 में कार्सन थ्रिलर फिल्म सॉन्गबर्ड के कलाकारों में शामिल हुईं, जिसमें उन्होंने सारा की मुख्य भूमिका निभाई। 57, उस वर्ष बाद में यह घोषणा की गई कि उन्हें कैसी के रूप में रोमांस फिल्म पर्पल हार्ट्स में लिया गया था। कार्सन फिल्म के लिए एक कार्यकारी निर्माता भी हैं। 58, और उन्होंने फिल्म के साउंड ट्रैक को लिखा और प्रदर्शन किया। 59, फिल्म के उनके गीत कम बैक होम ने 2023 MTV मूवी एंड टीवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत क्षण जीता। 60, उन्होंने माई लिटिल पोनी ए न्यू जनरेशन में पिप पेटल्स को आवाज दी, जो 24 सितंबर 2021 को रिलीज हुई थी। 61, जुलाई 2022 में पर्पल हार्ट्स नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किया गया, जो दुनिया भर में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया। 62-64, 10 मई 2023 को यह घोषणा की गई कि कार्सन अमेरिकन आइडल के डिज्नी नाइट थीम वाले एपिसोड में अतिथि संरक्षक के रूप में काम करेंगे और शीर्ष 5 प्रतियोगियों को सलाह देंगे। 65, अन्य उद्यम। अगस्त 2019 में कार्सन को लैटिन ग्रैमी कल्चरल फाउंडेशन का पहला वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। उनकी भूमिका में फाउंडेशन के मिशन और शैक्षिक कार्यक्रमों की वकालत, प्रचार और जागरूकता बढ़ाना शामिल है। 5 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से लैटिन ग्रैमी कल्चरल फाउंडेशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इबेरोअमेरिका में छात्रवृत्ति, अनुदान, संगीत वाद्ययंत्र दान और शैक्षिक कार्यक्रमों में $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का दान दिया है। 66-67, जनवरी 2020 में कार्सन को सौंदर्य ब्रांड रेवलॉन का नया वैश्विक राजदूत नामित किया गया था। 68-69, जून 2020 में रेवलॉन ने कार्सन का अपना संग्रह रेवलॉन एक्स सोफिया कार्सन संग्रह जारी किया, जिसमें लिपस्टिक और नेल पॉलिश शामिल हैं। 70 अक्टूबर 2020 में उन्हें यूनिसेफ राजदूत नामित किया गया था। 27-28 फरवरी 2021 को उन्होंने हॉलीवुड विदेशी प्रेस एसोसिएशन गोल्डन ग्लोब्स रेड कारपेट प्री-शो की मेजबानी की। 71 अप्रैल 2021 में रेवलॉन ने कार्सन के लिए एक नई खुशबू जारी की, जिसे वन हार्ट कहा जाता है। 72 2022 में उन्होंने सोफिया कार्सन। 73 उनके परोपकारी प्रयासों के लिए 2023 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संवाददाता संघ द्वारा ग्लोबल एडवोकेट ऑफ द ईयर नामित किया गया और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से पुरस्कार प्राप्त किया। 74-75 फिल्मोग्राफी। फिल्म भूमिकाएं। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2016 टीनी द मूवी मेलानी सांचेज सोफिया कार्सन। 76 सिंड्रेला की कहानी अगर जूता फिट हो जाए टेसा गोल्डिंग बेला स्नो डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म। 2020 हार महसूस करना अप्रैल डिब्रिना डायरेक्ट टू स्ट्रीमिंग फिल्म। 54-55-77 सॉन्गबर्ड सारा गार्सिया डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म। 78 2021 माई लिटिल पोनी एक नई पीढ़ी पिप्प पंखुड़िया आवाज की भूमिका डायरेक्ट टू स्ट्रीमिंग फिल्म। 79 2022 यदि आपके पास स्वयं डॉक्यूमेंट्री। 80 बैंगनी दिल कैसांद्रा कैसी सालाजार कार्यकारी निर्माता भी डायरेक्ट टू स्ट्रीमिंग फिल्म। 59-81 2024 जारी रखो नोरा पेरिसी फिल्मांकन। 82-83 जीवन सूची एलेक्स रोज फिल्मांकन। 84 टीबीए मेरा ऑक्सफोर्ड वर्ष टीबीए फिल्मांकन।
सोफिया लॉरेन डेकेरेट 4, जन्म 10 अप्रैल 1993, 2, 3, 4, जिन्हें पेशेवर रूप से सोफिया कार्सन के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका हैं। टेलीविज़न पर उनकी पहली उपस्थिति डिज्नी चैनल सीरीज ऑस्टिन एंड एली में एक अतिथि कलाकार के रूप में थी। 2015 में उन्हें डिज्नी म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म डिसेंडेंट्स में ईविल क्वीन की बेटी एवी के रूप में पहचान मिली और बाद में इसके सीक्वल में उन्होंने अपनी भूमिका दोहराई। उसके बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स रोमांटिक ड्रामा फिल्म पर्पल हार्ट्स 2022 में अभिनय किया है। कार्सन ने 2015 में डिसेंडेंट्स के साउंडट्रैक एल्बम के साथ अपना संगीत डेब्यू किया और उसी साल सिंगल रॉटन टू द कोर रिलीज किया। 2016 में उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए और अपना पहला एकल लव इज द नेम रिलीज किया। 2022 में उन्होंने अपना नामांकित डेब्यू स्टूडियो एल्बम रिलीज किया। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म टेल इट लाइक अ वुमन के लिए डायने वॉरेन द्वारा लिखित ऑस्कर नामांकित गीत एप्लॉज गाया 5, जिसके कारण उन्हें 95वें अकादमी पुरस्कार में प्रदर्शन करने का मौका मिला। 6. प्रारंभिक जीवन। कार्सन का जन्म फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल में हुआ था। 4, 7, उनके पिता जोसेफ डेकेरेट और लॉरा 4 कार्सन थे, जो दोनों कोलंबिया के बैरेंक्विला से फ्लोरिडा चले गए थे। 3, 8, सोफिया ने अपनी अमेरिकी नानी लॉरेन कार्सन के नाम पर कलात्मक नाम कार्सन चुना। 9, उन्होंने सेंट ह्यूग स्कूल में पढ़ाई की और मियामी में कैरोल्टन स्कूल ऑफ द सेक्रेड हार्ट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 7, उन्होंने इन मोशन डांस स्टूडियो में भाग लिया, जहां वह इम्पैक्ट यूथ एंसेम्बल कार्यक्रम का हिस्सा थीं, जो संयुक्त राज्य भर में प्रतिस्पर्धा करती थी। 7, 10, बाद में उन्होंने यूसीएलए में भाग लिया, जहां उन्होंने फ्रेंच में एक माइनर के साथ संचार में प्रमुखता हासिल की। 10, 11, आजीविका संगीत। 2017 में कार्सन ने कहा कि वह मुख्य रूप से पॉप संगीत से प्रभावित हैं और उन कलाकारों की प्रशंसा करती हैं जो अपने संगीत के माध्यम से कहानियां बताते हैं। उन्होंने बीटल्स जैसे 20वीं सदी के कलाकारों और एड शीरन और टेलर स्विफ्ट जैसे आधुनिक कलाकारों को अपने प्रभाव के रूप में उद्धृत किया। 12. 2013 में कार्सन ने BMI लैटिना संगीत कलाकार शोकेस में भाग लिया। 13. उन्होंने 2015 के डिसेंडेंट्स साउंडट्रैक पर कलाकारों के हिस्से के रूप में प्रदर्शन किया, जो बिलबोर्ड 200 पर नंबर 1 पर पहुंच गया, जिसमें उनका रॉटन टू द कोर का एकल संस्करण भी शामिल था। 14. उन्हें डिसेंडेंट्स 2 और डिसेंडेंट्स 3 साउंडट्रैक पर भी दिखाया गया था, जो बिलबोर्ड 200 पर क्रमशः 6 और 7 नंबर पर पहुंच गए। 15. 16. अगस्त 2015 के एक साक्षात्कार में कार्सन ने कहा कि वह अपने पहले एल्बम पर काम कर रही थीं। 17. मार्च 2016 में हॉलीवुड रिकॉर्ड्स और रिपब्लिक रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि कार्सन ने दोनों कंपनियों के साथ एक संयुक्त विश्वव्यापी रिकॉर्ड डील पर हस्ताक्षर किए हैं। उनका पहला एकल लव इज द नेम था, जो ओपस के लाइव इज लाइफ का एक इंटरपोलेशन था और 8 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया था। 18. लव इज द नेम में जे बाल्विन की विशेषता वाला एक वैकल्पिक संस्करण था और उस संस्करण के लिए कार्सन और बाल्विन के साथ एक संगीत वीडियो जारी किया गया था। 19. कार्सन ने अपना दूसरा एकल 26 अगस्त 2016 को आई एम गोना लव यू शीर्षक से रिलीज किया। कार्सन ने NBC के 2015 थैंक्सगिविंग परेड, ABC के डिज्नी पार्क क्रिसमस सेलिब्रेशन, यूनिविजन के फेलिस 2016 न्यू ईयर ईव स्पेशल और 2016 रेडियो डिज्नी म्यूजिक अवार्ड्स में प्रस्तुति दी है और वह ABC के डिज्नीलैंड 60वीं वर्षगांठ स्पेशल में प्रस्तुतकर्ता थीं। उन्होंने 2017 ए कैपिटल फोर्थ में नेशनल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ द स्टार स्पैंगल्ड बैनर का प्रदर्शन किया, जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल में एक वार्षिक संगीत कार्यक्रम था। 27 जनवरी 2017 को उन्होंने एलन वॉकर के साथ अपना एकल बैक टू ब्यूटीफुल रिलीज किया और 15 फरवरी 2017 को उन्होंने यूट्यूब पर आधिकारिक संगीत वीडियो जारी किया। बैक टू ब्यूटीफुल जूलिया माइकल्स द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने कार्सन का अगला एकल इन सेंड आउट्स भी लिखा था। 21 2018 में कार्सन को 3 EDM गानों में दिखाया गया। R3 है अब के अफवाहें, एलन वॉकर के डिफरेंट वर्ल्ड और गैलेंटिस के
सैन फ्रांसिस्को। 22, 23, 24 अफवाहों की सफलता के बाद कार्सन ने अपने अगले एकल आई लव यू 25 और मिस यू मोर देन यू नो में R3 है अब के साथ फिर से सहयोग किया। 26 मार्च 2021 को कार्सन ने स्टारगेट और जेफ जोन्स द्वारा निर्मित एकल फूल्स गोल्ड जारी किया। 27 यह मेनस्ट्रीम टॉप 40 में 38वें नंबर पर पहुंच गया। 28 इस गाने को टिएस्टो ने रीमिक्स किया था। उनका रीमिक्स फूल्स गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड संस्करण 30 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। 2 मई 2021 को कार्सन ने शो के 9 फाइनलिस्टों के साथ अमेरिकन आइडल पर ए होल न्यू वर्ल्ड 1992 की फिल्म अलादीन से का प्रदर्शन किया। 2 सितंबर 2021 को कार्सन ने 24 सितंबर को फिल्म की रिलीज से पहले माई लिटिल पोनी ए न्यू जनरेशन साउंड ट्रैक के एक भाग के रूप में ग्लोइन अप को एकल के रूप में रिलीज किया। 31 मार्च 2022 में उन्होंने अपना पहला स्टूडियो एल्बम सोफिया कार्सन रिलीज किया। 32 कार्सन और डायने वारेन ने 2023 के अकादमी पुरस्कारों में फिल्म टेल इट लाइक वुमन से अपना गाथा गीत अपलॉज प्रस्तुत किया, जहां इसे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए नामांकित किया गया था। 34 प्रदर्शन में एक स्ट्रिंग सेक्शन और एक पूर्ण गाना बजाने वालों को भी शामिल किया गया था। डैनियल डेडवाइलर, जन्म 3 मई 1982, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अटलांटा स्टेज पर की, जिसमें 2009 में फॉर कलर्ड गर्ल्स का प्रोडक्शन भी शामिल था, और 2012 की ड्रामा फिल्म ए क्रॉस टू बियर में उन्होंने अपना स्क्रीन डेब्यू किया। डेडवाइलर प्राइमटाइम सोप ओपेरा द हेवस एंड द हेव-नॉट्स 2015 से 2017, ड्रामा सीरीज पी वैली 2020 और मिनिस्ट्री स्टेशन 11 2021 से 2022 और फ्रॉम स्क्रैच 2022 में दिखाई दी। डेडवाइलर को वेस्टर्न फिल्म द हार्डर दे फॉल 2021, बायोपिक टिल 2022 और ड्रामा फिल्म द पियानो लेसन 2024 में अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टिल में मैमी टिल के उनके चित्रण ने उन्हें कई प्रशंसाएं दिलाईं, जिसमें एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन। डेडवाइलर का जन्म अटलांटा, जॉर्जिया में हुआ था और उनका पालन पोषण दक्षिण पश्चिम अटलांटा में हुआ। 2 वह एक कानूनी सचिव और एक रेलरोड पर्यवेक्षक की बेटी है और उनके 3 भाई बहन हैं। 3 डेडवाइलर का एक बेटा है जिसका नाम एजरा है। 4 डेडवाइलर ने ग्रेडी हाई स्कूल, अब मिडटाउन हाई स्कूल और फिर स्पेलमैन कॉलेज से स्नातक किया। 5 उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अमेरिकी अध्ययन में कला की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। 6 7 और 2017 में एशलैंड विश्वविद्यालय में रचनात्मक लेखन में एक और मास्टर डिग्री प्राप्त की। 3 8 आजीविका 2009 से 2020। डेडवाइलर ने अपने करियर की शुरुआत स्टेज प्रस्तुतियों में दिखाई देने से की, जिसमें चार्लोट्स वेब, द रियल ट्वीनेजर्स ऑफ अटलांटा शामिल हैं, और सबसे उल्लेखनीय रूप से 2009 में अटलांटा के ट्रू कलर्स थिएटर में फॉर कलर्ड गर्ल्स हु है कंसिडर्ड सुसाइड बटा वहेन द रेनबो इज एनफ में लेडी इन येलो की भूमिका निभाई। 9 10 11 एलायंस थिएटर के द सी लायंस प्रोजेक्ट में प्रमुख प्रदर्शन के लिए उन्हें सकारात्मक समीक्षा मिली। 12 डेडवाइलर ने टैंड्रिया पॉट्स द्वारा निर्देशित 2012 के ड्रामा ए क्रॉस टू बियर में एक बेघर शराबी मां की प्रमुख भूमिका निभाते हुए अपनी फिल्मी शुरुआत की। 13 14 डेडवाइलर ने बाद में कई लघु फिल्मों में अभिनय किया। 2015 में डेडवाइलर ने बीईटी की ड्रामा सीरीज बीइंग मैरी जेन के दूसरे सीजन में अतिथि भूमिका निभाई। उस वर्ष बाद में वह टाइलर पेरी की सीरीज द हेवस एंड द हेव-नॉट्स के कलाकारों में शामिल हो गईं, जिसमें उन्होंने प्रतिपक्षी लाक्विटा क्विटा मैक्सवेल की भूमिका निभाई। 6 उन्होंने सीजन 4 के दौरान सीरीज छोड़ दी। आखिरकार डेडवाइलर ने गिफ्टेड और द लीजर सीकर फिल्मों में माध्यमिक भूमिकाएं निभाईं और टेलीविजन सीरीज ग्रीनलीफ, अटलांटा और वॉचमैन में दिखाई दी। अटलांटा मंच पर वह ऑरोरा थिएटर में पुलित्जर पुरस्कार विजेता नाटक क्लाइबॉर्न पार्क में दिखाई दीं। 16 17 उन्होंने 2019 की थ्रिलर फिल्म द डेविल 2 पे में मुख्य भूमिका निभाई और उसका निर्माण किया। फिल्म और डेडवाइलर के प्रदर्शन को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 18
1920 द गार्जियन से कैथ क्लार्क ने अपनी समीक्षा में लिखा, डेडवाइलर का भावपूर्ण प्रदर्शन वास्तव में द डेविल टू पे को जमीन पर उतारता है, भले ही यह बदला फिल्म मोड में बदल जाए। 2020 में डेडवाइलर को जोश हार्टनेट, ब्रिजेट रेगन और बारबरा हर्शे के साथ पैराडाइज लॉस्ट सीरीज में एक नियमित भूमिका में लिया गया। 21 सीरीज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत नहीं किया गया था। उसी वर्ष डेडवाइलर ने FBI मोस्ट वांटेड में अतिथि भूमिका निभाई और सीरीज पीवैली में योली के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 021 में डेडवाइलर ने नेटफ्लिक्स की वेस्टर्न फिल्म द हार्डर दे फॉल में कफी की भूमिका निभाई। यह किरदार कैथे विलियम्स से प्रेरित था। 23 फिल्म और उनके प्रदर्शन को फिल्म समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 24-25 डेडवाइलर को उनके प्रदर्शन के लिए मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए नाक इमेज अवार्ड और साथ ही कई सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के पुरस्कार मिले। 26 बाद में 2021 में उन्होंने मिनी सीरीज स्टेशन 11 में मिरांडा कैरोल की भूमिका निभाई। 27 उस वर्ष भी डेडवाइलर नेटफ्लिक्स की मिनी सीरीज फ्रॉम स्क्रैच में थी, जो टेम्बी लोके के संस्मरण पर आधारित थी। 28 उन्होंने मुख्य किरदार की बड़ी बहन की भूमिका निभाई, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 29-30 डेडवाइलर ने चिनोनी चुगवू द्वारा निर्देशित जीवनी फिल्म टिल 2022 में मैमी टिल के रूप में अभिनय किया। 31-32-33 फिल्म में उनके मुख्य प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 34-35-36 द न्यूयॉर्क टाइम्स में मनोहला डार्गिस निश्चित तीव्रता और कोमल त्वरित भावनात्मक परिवर्तनों के साथ डेडवाइलर मैमी के रूप में अवसर पर उभरती है, एक शांत, केंद्रित प्रदर्शन देती है जो कहानी के भारीपन, इसकी गहराई और हिंसा के साथ विरोधाभासी रूप से काम करती है। 37 डेडवाइलर को उनके प्रदर्शन के लिए ब्रेकथ्रू प्रदर्शन के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू अवार्ड, द फेबलमैन्स के लिए गैब्रियल लाबेले के साथ साझा और उत्कृष्ट लीड प्रदर्शन के लिए गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड मिला। 38 2024 में डेडवाइलर ने कोरोश अहारी द्वारा निर्देशित साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म पैरेलल में प्रमुख भूमिका निभाई, जो लेई जेंग की इसी नाम की फीचर की रीमेक थी। 39-40 उन्होंने हॉरर थ्रिलर फिल्म आई सॉ द टीवी ग्लो में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2024 के सन्डांस फिल्म फेस्टिवल में आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ हुआ। 41-42 डेडवाइलर ने द पियानो लेसन में भी अभिनय किया, जो अगस्त विल्सन नाटक का एक रूपांतरण है। 43 और कनाडाई पोस्ट एपोकैलिक थ्रिलर फिल्म 40 एकड़ में भी अभिनय किया। 44 डेडवाइलर अगली बार नेटफ्लिक्स के लिए एक्शन थ्रिलर कैरीन में दिखाई देने वाली हैं। 45-46 वह जैम कोलेटसेरा द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म द वुमन इन द यार्ड में भी अभिनय करेंगी। 47-48-49 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2010 साइबरबिया लघु फिल्म 2012 एक क्रॉस सहन करने के लिए एरिका मोसेस 2013 मीठा देश निज़े लघु फिल्म 2014 सुलहयोग्य मारिया लघु फिल्म निर्माता भी 2015 जवानी होदा लघु फिल्म 2017 प्रतिभाशाली पशु आश्रय कार्यकर्ता अवकाश चाहने वाला होटल वेट्रेस 2018 जेन और एम्मा जेन मैनिंग 2019 शैतान को चुकाना होगा भुगतान लेमन कैसिडी निर्माता भी 2020 यह समय है कैरेन फिलिप्स बीगोन बिली ट्रूडी वेक 2021 वे जितना अधिक गिरते हैं उतना ही अधिक कफी 2022 तक मैमी टिल 2024 मैंने टीवी की चमक देखी ब्रेंडा समानांतर वेनेसा कार्यकारी निर्माता भी पियानो सबक बनीस चार्ल्स 40 एकड़ हेली फ्रीमैन जारी रखो एलेना कोलपुरा होना 2025 यार्ड में औरत टीबीए कार्यकारी निर्माता भी फिल्मांकन जेसन केंट बेटमैन जन्म 14 जनवरी 1969 एक अमेरिकी अभिनेता और निर्देशक है। फॉक्स बटा नेटफ्लिक्स सिटकॉम अरेस्टेड डेवलपमेंट 2003 से 2019 में माइकल ब्लथ और नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज ओजार्क 2017 से 2022 में मार्टी बायर्ड के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। बेटमैन अपनी कई कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, प्राइमटाइम एमी अवार्ड,
3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार सहित कई पुरस्कार मिले हैं। बेटमैन ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी, जो 1980 के दशक की शुरुआत में एनबीसी ड्रामा सीरीज लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी जैसे 1981 से 1982 तक और द होगन फैमिली 1986 से 1991 तक टेलीविजन पर दिखाई दिए। 3, 4, 5 बेटमैन की शुरुआती फिल्म भूमिकाओं में टीन वुल्फ 2 1987 और नेसेसरी रफनेस 1991 शामिल हैं। इससे पहले उन्होंने डॉजबॉल 2004, द ब्रेकअप 2006, जूनो 2007, हैंकॉक 2008 और अप इन द एयर 2009 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। बेटमैन ने कॉमेडी एक्सट्रैक्ट 2009, द स्विच 2010, द चेंजअप 2011, हॉरिबल बॉसेस 2011, आइडेंटिटी थीफ 2013, बैड वर्स 2013, दिस इज वेयर आई लीव यू 2014, ऑफिस क्रिसमस पार्टी 2016, जूटोपिया 2016 और गेम नाइट 2018 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने ड्रामा फिल्म द गिफ्ट 2015 और एयर 2023 में भी अभिनय किया। 2020 से उन्होंने विल आर्नेट और सीन हेस के साथ कॉमेडी पॉडकास्ट स्मार्टलेस की सहमेजबानी की है। बेटमैन ने अपने निर्देशन की शुरुआत द होगन फैमिली एपिसोड एजुकेटिंग रीटा सीजन 5 एपिसोड 10 उद्धरण वांछित से की। उस समय डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में सबसे कम उम्र के निर्देशक का रिकॉर्ड बनाया। 6 उन्होंने तब से द फैमिली फैंग 2015 और नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज ओजार्क 2017 से 2022 का निर्देशन और अभिनय किया है। बेटमैन को ओजार्क के निर्देशन के लिए 2019 में ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट निर्देशन के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीते हैं। 2020 में उन्होंने एचबीओ मिनी सीरीज द आउटसाइडर में एक आवर्ती भूमिका निभाई और इसके 2 एपिसोड का निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन। बेटमैन का जन्म न्यूयॉर्क के राय में हुआ था। 2 और वह 4 साल के थे जब उनका परिवार साल्ट लेक सिटी, यूटा और बाद में कैलिफोर्निया चला गया। 7 उनकी मां विक्टोरिया एलिजाबेथ पैन एम के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट थीं, जो मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम के श्रूसबरी से थीं। 8 उनके पिता केंट बेटमैन एक अमेरिकी अभिनेता, लेखक और फिल्म और टेलीविजन के निर्देशक हैं। 9, 7, 10 उनकी बड़ी बहन अभिनेत्री जस्टिन बेटमैन है। 11, 7 बेटमैन कई बाल कलाकारों की तरह ब्राइटन हॉल स्कूल में पढ़े। 12 बिना स्नातक किए। वायर्ड मैगजीन के साथ एक साक्षात्कार में बेटमैन ने स्वीकार किया कि टीन वुल्फ 2 की फिल्मांकन के दौरान अपने फाइनल को पूरा न कर पाने के कारण उन्हें कभी डिप्लोमा नहीं मिला। 13 बेटमैन ने बेस्ट लाइफ पत्रिका को बताया कि वह और जस्टिन अपने माता-पिता को उनके टेलीविजन शो से होने वाली कमाई से मदद करते थे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि बेटमैन के 20 साल के होने तक उनके पिता ने उनका प्रबंधन किया, उसके बाद व्यापारिक संबंध समाप्त हो गए। 11 आजीविका। टेलीविजन। बेटमैन 1987 में। बेटमैन पहली बार 1980 में गोल्डन ग्राहम्स के लिए एक अनाज के विज्ञापन में दिखाई दिए और उन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी में जेम्स कूपर के रूप में की, जो एक अनाथ लड़का है जिसे उसकी बहन के साथ इंगॉल्स परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। 1982 से 1984 तक वह टेलीविजन शो सिल्वर स्पून्स में रिकी श्रोडर के बुरे लड़के सबसे अच्छे दोस्त डेरेक टेलर के रूप में एक सहायक चरित्र थे। वह 1984 में नाइट राइडर के तीसरे सीजन के एपिसोड लॉस्ट नाइट में और कई अन्य छोटी टेलीविजन भूमिकाओं में दिखाई दिए। 1984 में सिल्वर स्पून्स पर उनकी लोकप्रियता के जवाब में शो के निर्माताओं ने बेटमैन को सितंबर 1984 से फरवरी 1985 तक एनबीसी के सिटकॉम इट्स योर बेटमैन ने 1980 के दशक के मध्य में अपने टेलीविजन कार्य के लिए किशोरों के आदर्श का दर्जा अर्जित किया, विशेष रूप से द होगन फैमिली में डेविड होगन की भूमिका के लिए, जिसका मूल शीर्षक वैलेरी था और बाद में वैलेरी हार्पर के सीरीज छोड़ने के बाद वैलेरीज फैमिली था।
वह डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने जब 18 वर्ष की आयु में उन्होंने द होगन फैमिली के 3 एपिसोड का निर्देशन किया। 1987 में उन्हें मोशन पिक्चर सीक्वल टीन वुल्फ 2 से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1994 में उन्होंने टेलीविजन फिल्म दिस कांट बी लव में कैथरीन हेपबर्न और एंथनी क्विन के साथ अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने 4 सीरीज साइमन, शिकागो सन्स, जॉर्ज एंड लियो और सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। उन्होंने 1999 में 2 ऑफ ए काइंड के एक एपिसोड का निर्देशन भी किया। 2002 में उन्होंने फीचर फिल्म द स्वीटेस्ट थिंग में थॉमस जेन के चरित्र के चंचल भाई की भूमिका निभाई। 2003 में बैटमैन को कॉमेडी सीरीज अरेस्टेड डेवलपमेंट में माइकल ब्लथ के रूप में लिया गया था। हालांकि समीक्षकों द्वारा प्रशंसित श्रृंखला ने कभी भी उच्च रेटिंग हासिल नहीं की। 7 और 10 फरवरी 2006 को समाप्त हो गई। शो को वसंत 2013 में पुनर्जीवित किया गया था। बैटमैन ने श्रृंखला में अपने काम के लिए कई पुरस्कार जीते, जिसमें टेलीविजन सीरीज, म्यूजिकल या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब शामिल है। उन्हें 2005 में एक कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए एमी अवार्ड 14 के लिए भी नामांकित किया गया था। गिरफ्तार विकास के नए एपिसोड नेटफ्लिक्स पर मूल कलाकारों के साथ जारी किए गए हैं, जिसमें बैटमैन भी शामिल है। 15 बैटमैन ने 2004 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में द मेजोरिटी रिपोर्ट के लिए अरेस्टेड डेवलपमेंट के सहकलाकार डेविड क्रॉस के साथ कमेंट्री की और 12 फरवरी 2005 को एनबीसी के सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। 16 2006 में वे स्क्रब्स एपिसोड माई बिग बर्ड में मिस्टर सटन के रूप में अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दिए, जो एक कचरा उठाने वाला व्यक्ति था जिसके पास पालतू जानवरों के रूप में खतरनाक शुतुरमुर्गों का झुंड था। 2009 में बैटमैन अल्पकालिक फॉक्स कॉमेडी सीरीज सिट डाउन शट अप के लिए एक नियमित आवाज अभिनेता बन गए। उन्होंने लैरी लिटिलजंग की आवाज दी, जो जिम शिक्षक और एकमात्र कर्मचारी सदस्य है जो पढ़ा सकता है। 17 2010 में बैटमैन और गिरफ्तार विकास के सहकलाकार विल आर्नेट ने डिजिटल सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक प्रोडक्शन कंपनी डम्बडम प्रोडक्शंस बनाई। उनका पहला वीडियो प्रोम डेट था, जो ऑर्बिट के लिए डर्टी शॉर्ट्स की श्रृंखला में पहला था। 18 2012 में बैटमैन ने बाकी मूल कलाकारों के साथ गिरफ्तार विकास के पुनरुद्धार के लिए माइकल ब्लथ की अपनी भूमिका में वापसी की। अब नेटफ्लिक्स द्वारा प्रायोजित श्रृंखला ने 26 मई 2013 को अपनी इंस्टेंट वॉच वेबसाइट पर सीजन 4 जारी किया। उम्मीद की जा रही थी कि श्रृंखला अपने रन के साथ साथ एक संभावित फीचर फिल्म भी जारी रखेगी। नए चौथे सीजन के लिए बैटमैन को एक बार फिर कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। 2017 में बैटमैन ने नेटफ्लिक्स ड्रामा ओजार्क में अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में टेलीविजन पर वापसी की, जिसमें उन्होंने एक वित्तीय सलाहकार की भूमिका निभाई जिसे मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के लिए धन शोधन करने के लिए अपने परिवार को मिसौरी में स्थानांतरित करना होगा। मार्टी बर्ड के रूप में बैटमैन के प्रदर्शन ने एएमसी के ब्रेकिंग बैड में वाल्टर व्हाइट के ब्रायन क्रैंस्टन के चित्रण से सकारात्मक तुलना की है। 20 ओजार्क के लिए ड्रामा सीरीज में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीतने के बाद बैटमैन को उनके स्वीकृति भाषण के लिए प्रशंसा मिली। इसमें उन्होंने कहा, तो मैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं जो घर पर हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार काम नहीं कर पा रहे हैं। आप बस एक नौकरी दूर हैं। आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। धीरज रखें। 21-22 2021 में बैटमैन ने लाइव इन फ्रंट ऑफ ए स्टूडियो ऑडियंस के तीसरे संस्करण के लिए तीसरे सीजन के एपिसोड किड्स कैन बी क्रूएल के पुनर्निर्माण में द फैक्ट्स ऑफ लाइफ के टिम होलीफील्ड की भूमिका निभाई। 23 पतली परत मार्च 2018 में बैटमैन। 2004 में बैटमैन डॉजबॉल ए ट्रू अंडरडॉग स्टोरी में ESPN 8 द ओचो के कमेंटेटर पेपर ब्रूक्स के रूप में और स्टार्सकी एंड हच में केविन विंस वॉन के बिजनेस पार्टनर के रूप में दिखाई दिए। 2006 में द ब्रेकअप में वे वॉन के साथ फिर से जुड़े। 2007 में उन्होंने स्मोकिन एसेस में बेन एफ्लेक के साथ पूर्व वकील रूपर्ट रिप रीड की भूमिका निभाई और द किंगडम, मिस्टर मैगोरियम, वंडर एम्पोरियम और जूनो में भी अभिनय किया। 2008 में उन्होंने सुपरहीरो फिल्म है एंकॉक में विल स्मिथ और चार्लीज थेरॉन के साथ सह अभिनय किया। बैटमैन की 2009 की फिल्मों में एक्सट्रैक्ट,
माइक जज द्वारा लिखित और निर्देशित 24 और कपल्स रिट्रीट शामिल हैं। 25 2010 में उन्होंने जेनिफर एनिस्टन के साथ रोमांटिक कॉमेडी द स्विच में अभिनय किया। 2011 में उन्होंने कॉमेडी पॉल में स्पेशल एजेंट लोरेंजो जोएल की भूमिका निभाई और हॉरिबल बॉसेस और द चेंजअप में अभिनय किया। मार्च 2012 में विल अर्नेट के साथ बैटमैन के पहले कार्यकारी निर्माता क्रेडिट मैनसोम को ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल के लिए स्पॉटलाइट चयन के रूप में घोषित किया गया था। 26 मॉर्गन स्परलॉक द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री पुरुष पहचान पर एक हास्यपूर्ण नज़र है, क्योंकि इसे पुरुषों की सौंदर्य आदतों के माध्यम से परिभाषित किया गया है, जिसमें सेलिब्रिटी और विशेषज्ञ कमेंट्री शामिल है। उन्होंने 2012 में थ्रिलर फिल्म डिस्कनेक्ट के साथ एक नाटकीय मोड़ दिया और 2013 की कॉमेडी फिल्म आइडेंटिटी थीफ और 2014 की कॉमेडी दिस इज वेयर आई लीव यू और हॉरिबल बॉस 2 में अभिनय किया। उन्होंने 2014 की डॉक्यूमेंट्री पंप का वर्णन भी किया। 27 2015 में बैटमैन ने जोएल एडगर्टन की थ्रिलर फिल्म द गिफ्ट में रेबेका हॉल और एडगर्टन के साथ अभिनय किया। 2013 में बैटमैन ने बैड वर्ड्स के साथ अपनी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। उन्होंने द फैमिली फैंग के रूपांतरण में निर्देशन और अभिनय भी किया। 30 बैटमैन ने ज़ूटोपिया में कॉन आर्टिस्ट लोमड़ी निक वाइल्ड को आवाज़ दी। 2018 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म गेम नाइट में अभिनय और निर्माण किया। उनके प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और उन्हें सैन डिएगो फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अवार्ड्स और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में एक हास्य अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नामांकन मिला। 31-32 बैटमैन मम्फोर्ड एंड सन्स के गीत होपलेस वांडरर के वीडियो में है। 33 2020 में बैटमैन मूल रूप से रयान रेनॉल्ड्स के साथ क्लू में सहकलाकार और निर्देशन करने के लिए तैयार थे। कथित तौर पर ओजार्क के साथ शेड्यूल संघर्ष के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। 34 मार्च 2022 में बैटमैन ने स्कारलेट जोहानसन अभिनीत फिल्म प्रोजेक्ट आर्टेमिस को एप्पल स्टूडियो के लिए निर्देशित करने के लिए हस्ताक्षर किए, लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण जून में इस परियोजना को छोड़ दिया। अंततः उन्हें ग्रेग बलेंटी द्वारा निर्देशक के रूप में बदल दिया गया। पॉडकास्ट जुलाई 2020 में बैटमैन ने विल आर्नेट और सीन हेस के साथ मिलकर स्मार्टलेस नामक एक कॉमेडी और टॉक पॉडकास्ट बनाया। 41 2022 में बैटमैन ने 4 अतिरिक्त पॉडकास्ट बनाने के लिए एक मीडिया कंपनी स्मार्टलेस मीडिया बनाई। 42 2023 में एप्पल ने खुलासा किया कि स्मार्टलेस साल के शीर्ष शो में 4 था। 43 विवाद बैटमैन अरेस्टेड डेवलपमेंट के सहकलाकार डेविड क्रॉस और टोनी हेल के साथ जेफरी टैम्बोर के सेट पर अस्थिर व्यवहार का बचाव करने के लिए आलोचना की गई थी। मई 2018 में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एक कास्ट इंटरव्यू के दौरान बैटमैन ने विवाद को शांत करने का प्रयास किया। फिर से इसे कमतर आंकने या बहानेबाजी करने या कुछ भी करने के लिए नहीं, लेकिन मनोरंजन उद्योग में ऐसे लोगों का होना अविश्वसनीय रूप से आम बात है जो उद्धरण चिह्नों में मुश्किल होते हैं, और जब आप लोगों को काम पर रखने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में होते हैं, तो आप चरित्र के बारे में सीखते हैं और आप काम करने की आदतों, काम के नैतिकता के बारे में सीखते हैं और आप समझना शुरू करते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही अस्पष्ट प्रक्रिया है। इस तरह की अश्लीलता जो हम करते हैं, आप जानते हैं, नकली जीवन बनाते हैं। यह एक अजीब बात है और यह असामान्य व्यवहार के लिए प्रजनन भूमि है और कुछ लोगों की कुछ निश्चित प्रक्रियाएं होती हैं। साक्षात्कार के दौरान जेसिका वाल्टर ने टैम्बोर, जो वहां मौजूद थे, के बारे में बात करते हुए आंसू रोक लिए तथा इस बात पर जोर दिया कि घटना के बाद दोनों ने अपने बीच सुलह कर ली थी। मौखिक रूप से हाँ, टैम्बोर ने मुझे परेशान किया, लेकिन उसने माफी मांगी। उसने कहा, जेसन का कहना है कि ऐसा हमेशा होता है, लेकिन लगभग 60 साल के काम के दौरान मैंने कभी किसी को सेट पर इस तरह चिल्लाते नहीं देखा और इससे निपटना मुश्किल है, लेकिन अब मैं इससे उबर चुकी हूं। मैंने इसे यहीं छोड़ दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए 44 साक्षात्कार के कुछ दिनों के भीतर तीनों पुरुषों ने वाल्टर से माफी मांगी। 45-46 बैटमैन ने पीछे से कहा कि टैम्बोर के व्यवहार के कारण का विश्लेषण करने के अपने प्रयास में वह जरूरत से ज्यादा आगे निकल गया था। 47
टाइम के साथ एक साक्षात्कार में बेटमैन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, मैंने हमेशा सोचा था कि लोगों के लिए काम पर एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी उद्योग में हों। पूरे अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सुनने की अनुमति दी है और मैं आज भी ऐसा करना जारी रखता हूँ। 48 व्यक्तिगत जीवन। अगस्त 2011 में बेटमैन अपनी पत्नी अमांडा अंका के साथ 1987 में बेटमैन ने लॉन्ग बीच ग्रैंड प्रिक्स का सेलिब्रिटी हिस्सा जीता। 49 बेटमैन ने 3 जुलाई 2001 को अभिनेत्री अमांडा अंका से शादी की, जो एनी डी जोघेब 1942 से 2017 50 और गायक पॉल अंका की बेटी थीं। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका जन्म 2006 और 2012 में हुआ था। 51 1990 के दशक के दौरान बेटमैन शराब और नशीली दवाओं की लत से जूझते रहे। उन्होंने 2009 के एक साक्षात्कार में कहा, मैंने इतनी मेहनत की थी कि जब मैं 20 साल का हुआ तो मैं जमकर खेलना चाहता था और मैंने यह वास्तव में अच्छा किया। यह 10 साल तक जोखिम भरा व्यवसाय जैसा था। 52 बेटमैन लॉस एंजल्स डोजर्स बेसबॉल टीम का प्रशंसक है। फ्रेड रस्किन S1 जन्म 26 सितंबर 1973 एक अमेरिकी फिल्म संपादक है। उन्हें द फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म श्रृंखला की 3 किस्तों, क्वेंटिन टारंटिनो की जेंगो अनचेंड, द हिटफुल 8 और वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड 2 और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म त्रयी के संपादन के लिए जाना जाता है। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स 1991 से 1995 से स्नातक किया। 2015 में उन्हें ह्यूजेस विम्बोर्न और क्रेग वुड के साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पर उनके संपादन कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ संपादित फीचर फिल्म, कॉमेडी या संगीत के लिए ACAD पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 3 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष पतली परत निदेशक नोट्स 1995 डर विंसेंट रॉबर्ट प्रशिक्षु फिल्म संपादक 1996 हार्ड 8 पॉल थॉमस एंडरसन पोस्ट प्रोडक्शन सहायक ट्रोमियो और जूलियट लॉयड कॉफमैन प्रशिक्षु संपादक क्रॉसवर्ड्स कृष्ण राव सहायक फिल्म संपादक ओमेगा डूम अल्बर्ट प्यून सहायक फिल्म संपादक 1997 बूगी रातें पॉल थॉमस एंडरसन द्वितीय सहायक संपादक 1998 हलीबली एंथनी ड्रेजन द्वितीय सहायक संपादक एक पाव कब्र में केविन उला क्रिस्टी डोनाल्ड डियमिको कार्ल थिबॉल्ट 2000 सभी सुंदर घोड़े बिली बॉब थॉर्नटन प्रथम सहायक संपादक 2001 डैडी और वे द्वितीय सहायक संपादक कपटी गैरी फ्लेडर सहायक संपादक अमान्य 2002 वेस्टलैंड डेरी ईसन लघु फिल्म कल बेहतर किस्मत जस्टिन लिन अतिरिक्त संपादक अनिद्रा क्रिस्टोफर नोलन सहायक संपादक पंच ड्रंक लव पॉल थॉमस एंडरसन अतिरिक्त फिल्म संपादक 2003 किल बिल खंड 1 क्वेंटिन टेरेंटिनो सहायक संपादक 2004 किल बिल खंड 2 द्वितीय सहायक संपादक रिलायंस स्पीलबर्ग संयुक्त उद्यम जून 2008 में यह बताया गया कि ड्रीमवर्क्स वित्तपोषण की तलाश में था जो इसे परिचालन जारी रखने की अनुमति देगा, लेकिन एक स्वतंत्र उत्पादन कंपनी के रूप में एक बार उस वर्ष के अंत में पैरामाउंट के साथ इसका सौदा समाप्त हो गया। 30 ब्लैकस्टोन ग्रुप, फ्यूज ग्लोबल, TPG कैपिटल और कई अन्य सहित कई सार्वजनिक इक्विटी फंडों से वित्तपोषण के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन सभी ने हॉलीवुड बाजारों की अपनी समझ को देखते हुए सौदे को पारित कर दिया। 22 सितंबर 2008 को यह घोषणा की गई कि ड्रीमवर्क्स ने भारतीय निवेश फर्म रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के साथ $1.2 बिलियन की स्टैंड अलोन प्रोडक्शन कंपनी बनाने और पैरामाउंट के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने के लिए एक सौदा किया है। 2 जनवरी 2009 में स्पीलबर्ग ने ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के साथ ड्रीमवर्क्स ट्रेडमार्क, लोगो और फिल्म निर्माण और रिलीज के लिए नाम का उपयोग करने के लिए एक लाइसेंसिंग समझौता किया। 9 फरवरी 2009 को ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स ने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के साथ एक दीर्घकालिक 30 पिक्चर वितरण सौदा किया, जिसके तहत ड्रीमवर्क्स की फिल्में टचस्टोन पिक्चर्स के बैनर के माध्यम से रिलीज की जाएंगी, जिसमें डिज्नी 10% वितरण शुल्क एकत्र करेगा। 32 इस सौदे में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा ड्रीमवर्क्स को उत्पादन के लिए और फिर स्टारस के साथ डिज्नी के पे टेलीविजन समझौते में स्लॉट तक पहुंच के लिए $175 मिलियन के ऋण के माध्यम से सवित्त पोषण भी शामिल था। 32
बताया गया कि यह समझौता कुछ ही दिनों पहले यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ बातचीत टूटने के बाद हुआ था। 33 ड्रीमवर्क्स ने 2009 में रिलायंस एंटरटेनमेंट से $325 मिलियन और अतिरिक्त $325 मिलियन का कर्ज जुटाया। 1 2011 में ड्रीमवर्क्स की कई फिल्में आई एम नंबर 4, काउबॉयज एंड एलियंस और फ्राइट नाइट असफल रहीं, जबकि द हेल्प, रियल स्टील और स्पीलबर्ग की वॉर हॉर्स को बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। इससे ड्रीमवर्क्स आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो गया कि 2011 तक कंपनी रिलायंस से अतिरिक्त फंडिंग की मांग कर रही थी। रिलायंस ने 10 अप्रैल 2012 को $200 मिलियन का निवेश किया। इस सौदे के तहत ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स ने उत्पादन को घटाकर 3 फिल्में प्रति वर्ष कर दिया और 20वीं सेंचुरी फॉक्स जैसी बड़ी बजट की फिल्मों के लिए सवित्त पोषक की तलाश की, जिसने लिंकन और ब्रिज ऑफ स्पाइज के लिए सवित्त पोषित और अंतर्राष्ट्रीय वितरण का प्रबंधन किया। कंपनी ने अपनी फिल्मों का वितरण और विपणन डिज्नी से करवाया। 29 अगस्त 2012 को डिज्नी के साथ अपने समझौते पर फिर से बातचीत करने के बाद ड्रीमवर्क्स ने मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट के साथ अपनी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरित करने के लिए एक समझौता किया, जबकि डिज्नी उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और एशिया के कुछ क्षेत्रों में वितरण जारी रखेगा। 35 एम्बलिन पार्टनर्स उद्यम 2 सितंबर 2015 को यह बताया गया कि ड्रीमवर्क्स और डिज्नी अपने वितरण सौदे को नवीनीकृत नहीं करेंगे, जो अगस्त 2016 में समाप्त होने वाला था। 37 द लाइट बिटवीन ओशियंस को सितंबर में डिज्नी द्वारा उनके मूल वितरण समझौते के तहत वितरित अंतिम ड्रीमवर्क्स फिल्म के रूप में रिलीज किया गया। 38 उस समय के दौरान ड्रीमवर्क्स अपनी आगामी फिल्मों को वितरित करने के लिए यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ शुरुआती बातचीत कर रहा था। 37 स्पीलबर्ग को जेफरी कैटजेम्बर्ग के ड्रीमवर्क्स एनिमेशन से ड्रीमवर्क्स नाम और लोगो का लाइसेंस देने की अनुमति देने वाला अनुबंध 1 जनवरी 2016 को समाप्त होने वाला था, जिससे मीडिया में अटकलें लगाई जाने लगीं कि स्पीलबर्ग समझौते को नवीनीकृत नहीं करेंगे। 31 डिज्नी ने अपने द्वारा रिलीज की गई 14 ड्रीमवर्क्स फिल्मों के फिल्म अधिकारों को बरकरार रखा। 39 साथ ही 11 दिसंबर 2015 को ड्रीमवर्क्स और रिलायंस से ड्रीमवर्क्स टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी LLC कॉपीराइट हासिल किया। 41 16 दिसंबर 2015 को स्पीलबर्ग, रिलायंस एंटरटेनमेंट 1 और पार्टिसिपेंट मीडिया ने कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिन पार्टनर्स को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की। 42 ड्रीमवर्क्स को नई कंपनी के तहत निर्मित वयस्क थीम वाली फिल्मों के लिए एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। 43 ड्रीमवर्क्स के अलावा नई कंपनी एम्बलिन एंटरटेनमेंट और पार्टिसिपेंट बैनर के तहत भी फिल्मों का निर्माण करेगी। उसी दिन एम्बलिन पार्टनर्स ने यूनिवर्सल के साथ 5 साल के वितरण सौदे की घोषणा की, जिसके तहत कंपनी की फिल्मों को मुख्य यूनिवर्सल लेबल या इसके विशेष लेबल फोकस फीचर्स द्वारा वितरित और विपणन किया जाएगा। 45 द गर्ल ऑन द ट्रेन नए समझौते के तहत रिलीज हुई पहली फिल्म थी। 39 प्रतीक चिन्ह मूल ड्रीमवर्क्स लोगो में एक लड़का रात में मछली पकड़ने वाली छड़ी के साथ अर्धचंद्र पर बैठा है। लोगो का सामान्य विचार कंपनी के संस्थापक स्टीवन स्पीलबर्ग का था, जो एक CGI छवि चाहते थे। चित्रकार रॉबर्ट हंट को इस विचार को एक पेंटिंग के रूप में निष्पादित करने के लिए कमीशन दिया गया था और उन्होंने अपने बेटे को मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया। 46 इसके बाद लोगो को कैलिडोस्कोप फिल्म्स, डेव कार्सन और क्लिंट गोल्डमैन के सहयोग से इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक में मोशन ग्राफिक में बदल दिया गया। 47 इसे ILM एनिमेशन पर्यवेक्षक वेस ताकाहाशी द्वारा एनिमेटेड किया गया था। 48 कई लाइव एक्शन ड्रीमवर्क्स फिल्मों में लोगो के साथ संगीत विशेष रूप से जॉन विलियम्स द्वारा रचित था। एनिमेशन अधिक जानकारी ड्रीमवर्क्स एनिमेशन लोगो पुनर्कल्पित एनिमेशन लोगो में लेखक विलियम स्टीग द्वारा इसी नाम की बच्चों की चित्र पुस्तक पर आधारित श्रेक के ट्रैक फेरीटेल से संगीत लिया गया था। लोगो की रचना है एरी ग्रेगसन विलियम्स ने की थी और इसने 2004 में श्रेक 2 की रिलीज के साथ अपनी शुरुआत की, एक फिल्म जिसे ग्रेगसन विलियम्स ने भी संगीतबद्ध किया था। यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 2016 में अधिग्रहण के 2 साल बाद लोगो को जॉन पॉवेल द्वारा रचित एक नया फैनफेयर मिला और लोगो के लिए संगीत बनाने के लिए विलियम्स के मूल ड्रीमवर्क्स फैनफेयर से कुछ संकेतों को शामिल किया गया। नया फैनफेयर 2019 में हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन द हिडन वर्ल्ड की रिलीज के साथ शुरू हुआ,
एक फिल्म जिसके लिए पॉवेल ने भी संगीतबद्ध किया था। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, जिसे ड्रीमवर्क्स एसकेजी और पूर्व में ड्रीमवर्क्स स्टूडियोज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आमतौर पर ड्रीमवर्क्स के नाम से जाना जाता है, जिसे ड्रीमवर्क्स के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी फिल्म स्टूडियो और एम्बलिन पार्टनर्स का वितरण लेबल है। इसकी स्थापना मूल रूप से 12 अक्टूबर 1994 को स्टीवन स्पीलबर्ग, जेफरी कैटजेनबर्ग और डेविड गेफिन, जो मिलकर ड्रीमवर्क्स एसकेजी का एसकेजी बनाते हैं, द्वारा एक लाइव एक्शन फिल्म स्टूडियो के रूप में की गई थी, जिसके वे 72% के मालिक थे। स्टूडियो पहले अपनी और तीसरे पक्ष की फिल्मों का वितरण करता था। इसने 10 से अधिक फिल्मों का निर्माण या वितरण किया है, जिनमें से प्रत्येक की बॉक्स ऑफिस पर कमाई $100 मिलियन से अधिक रही है। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स को फरवरी 2006 में पैरामाउंट पिक्चर्स की पेरेंट कंपनी वायाकॉम को बेच दिया गया था। इस संस्करण का नाम अब डीडब्ल्यू स्टूडियोज है। 2008 में ड्रीमवर्क्स ने पैरामाउंट के साथ अपनी साझेदारी समाप्त करने के इरादे की घोषणा की और भारत के रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के साथ फिल्में बनाने का सौदा किया। 2. ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पुनर्निर्मित किया। अगले वर्ष ड्रीमवर्क्स ने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के साथ एक वितरण समझौता किया, जिसमें डिज्नी टचस्टोन पिक्चर्स लेबल के माध्यम से ड्रीमवर्क्स फिल्मों को वितरित करेगा। यह सौदा अगस्त 2016 तक जारी रहा। अक्टूबर 2016 से यूनिवर्सल पिक्चर्स ने ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स द्वारा निर्मित अधिकांश फिल्मों का वितरण किया है। ड्रीमवर्क्स अपने पूर्व एनिमेशन डिवीजन से भी अलग है, जिसे 2004 में अलग कर दिया गया था और 2016 में एनबीसी यूनिवर्सल की सहायक कंपनी बन गई थी। 3. स्पीलबर्ग की कंपनी ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के लाइसेंस के तहत मूल ड्रीमवर्क्स ट्रेडमार्क का उपयोग करना जारी रखती है। 4-5 इतिहास। ड्रीमवर्क्स एसकेजी की स्थापना और यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन। मूल कंपनी की स्थापना 1994 में जेफरी कैटजेनबर्ग के द वॉल्ट डिज्नी कंपनी से इस्तीफे के बाद हुई थी। कैटजेनबर्ग ने स्टीवन स्पीलबर्ग और डेविड गेफिन से लाइव एक्शन और एनिमेशन फिल्म स्टूडियो बनाने के बारे में संपर्क किया, जो जोखिम और खर्च के कारण दशकों में नहीं किया गया था, लेकिन तीनों बहुत सफल रहे। वे 3 शर्तों पर सहमत हुए। वे साल में 9 से कम फिल्में बनाएंगे, अगर वे चाहें तो अन्य स्टूडियो के लिए काम करने के लिए स्वतंत्र होंगे, और वे रात के खाने के लिए समय पर घर जाएंगे। उन्होंने आधिकारिक तौर पर ड्रीमवर्क्स एसकेजी की स्थापना 12 अक्टूबर 1994 को की, जिसमें तीनों भागीदारों में से प्रत्येक से $33 मिलियन का वित्तीय समर्थन था। 6. साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक पॉल एलन से $500 मिलियन और सीजे ग्रुप की उत्तराधिकारी मिकी ली से $300 मिलियन। इस सौदे में शुरू में जापान को छोड़कर पूरे एशिया में ड्रीमवर्क्स फिल्मों के वितरण अधिकार शामिल थे। हालांकि सीजे ने अंततः केवल चीन, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के अधिकारों को संभाला। अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों को यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा नियंत्रित किया गया। 7, 8, 9 उनका नया स्टूडियो यूनिवर्सल स्टूडियो लॉट के कार्यालयों में स्थित था, एम्बलिन एंटरटेनमेंट के समान बंगले में। साउंड स्टेज और सेट तक पहुंच के बावजूद ड्रीमवर्क्स ने लोकेशन पर मोशन पिक्चर्स को फिल्माना पसंद किया। आमतौर पर, हालांकि, कंपनी एक साउंड स्टेज या किसी बड़े स्टूडियो में सेट पर फिल्म बनाती थी। दिसंबर 1994 में ड्रीमवर्क्स टेलीविजन का गठन किया गया था, जब ड्रीमवर्क्स ने कैपिटल सिटीज एबीसी के साथ $200 मिलियन के 7 साल के टेलीविजन उत्पादन संयुक्त उद्यम पर सहमति व्यक्त की थी। 10. कंपनी को प्रसारण नेटवर्क, केबल चैनलों और पहले रन सिंडिकेशन के लिए श्रृंखला का निर्माण करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें एबीसी के लिए कोई फर्स्ट लुक गारंटी नहीं थी, लेकिन वित्तीय प्रोत्साहन नेटवर्क के पक्ष में थे। 11. उनका पहला शो, चैंपियंस, एबीसी के लिए मध्यसीजन प्रतिस्थापन के रूप में निर्धारित किया गया था। जून 1995 में डैन मैकडरमॉट को डिवीजन का मुख्य कार्यकारी नामित किया गया था। 12. ड्रीमवर्क्स टेलीविजन की पहली सफलता एबीसी पर स्पिन सिटी थी। 11. जिसकी मूल कंपनी को फरवरी 1996 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने खरीद लिया था। 13. 11. 2013 में ड्रीमवर्क्स टेलीविजन का एम्बलिन टेलीविजन के साथ विलय हो गया। 1995 में एम्ब्लिमेशन के पारंपरिक एनिमेशन कलाकार नए स्टूडियो में शामिल हुए, जिसके कारण ड्रीमवर्क्स ने दृश्य प्रभावों में विशेषज्ञता वाली कंपनी पैसिफिक डेटा इमेजेस का हिस्सा खरीद लिया और 2000 में इसका नाम बदलकर पीडीआई ड्रीमवर्क्स कर दिया। दोनों ही सॉफ्टवेयर विभाग थे और बाद में विलय हो गए।
तब तक ड्रीमवर्क्स के एनिमेशन विभाग में पारंपरिक एनिमेटर काम कर रहे थे और कंप्यूटर एनिमेटर सीजी फिल्मों पर काम करते थे। एम्ब्लिमेशन को 1997 में बंद कर दिया गया, जिसके कारण कर्मचारी ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में शामिल हो गए। उद्धरण वांछित उसी वर्ष ड्रीमवर्क्स इंटरैक्टिव, एक कंप्यूटर और वीडियो गेम डेवलपर और ड्रीमवर्क्स और माइक्रोसॉफ्ट के बीच संयुक्त उद्यम की स्थापना की गई। दोस्तों रिलीजिंग डेट इसकी 13 दिसंबर 2024 थी और 119 मिनट टोटल रनिंग लेंथ थी। और दोस्तों बजट की बात की जाए तो 47 मिलियन इसका बजट रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन था और ये सुपर डुपर हिट रही है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।